आजकल दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय छिड़ा हुआ है। इस विषय पर काफी समय से चर्चा चलती आ रही है। ये विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर उसके बारे में बात करता रहता है। ऐसा सिविल कोड जो सभी के लिए समान होगा और अदालत में शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा कानून लागू हो सकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि अब वो समय आ गया है कि इस बिल को पास किया जाए। आखिरकार क्या है ये सिविल यूनिफॉर्म कोड, हर कोई जानना चाहता है। तो आइए एक प्रसिद्ध अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार नीलम महाजन सिंह, जो कि कश्मीर की बेटी के नाम से भी जानी जाती है, उन्हीं से जानते हैं कि ये बिल क्या है, किसके हित में है, या कहीं राजनीतिक बिल तो नहीं। आइए जानते हैं नीलम जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलम महाजन सिंह जी। तो आजकल जो हॉट चर्चा का विषय बना हुआ है, ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो बिल लागू किया गया है, तो आइए इनसे जानते हैं इस पर इनकी क्या टिप्पणी है। नमस्कार। नमस्कार आकाश। तो मैम, जो हमारा ये केंद्र सरकार द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू कर दिया गया है, मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी एक इतिहास है आकाश। एंड जैसे कि सामान्य नागरिक संहिता कहा जाता है, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये अलग अलग जातियों, धर्मों, समाज के अलग अलग वर्गों, उनसे संबंधित है। हाँ? और दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं है, अभी पूरी नॉलेज नहीं है और कुछ गलत धारणाएं भी हैं। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को 1947 में और हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के तहत इसकी चर्चा हो रही है, जिसमें कि मतलब ऐसा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, इट पर्टेन्स टू प्रॉपर्टी, मैरिजेस, डाइवोर्सेस, सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटीज और अलग अलग वर्गों के क्या क्या कानून हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल है किसी जाति के हित में है या फिर? जी, तो देखिए, अब ये मैं इसके विषय में कोई पूर्ण रूप से नहीं कह सकती, परंतु इसमें क्या है कि जैसे कि मैं मतलब इससे ज्यादा आहत मुस्लिम समाज हो रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनके अधिकारों के अंदर रोक पड़ेगी। अब जैसे हमारे हिंदू समाज में, हिंदू जाति में, तो जैसे मासी और मामा, इनके बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भाई बहन माना जाता है ना। तो इसी प्रकार जो इस्लाम है, जो मुसलमान भाई बंधु हैं हमारे, उनकी शादियां तो अधिकतर होती ही आपस में ही है, मासी के बेटे बेटी के साथ या मामा के बेटी बेटी के साथ। और ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे वे ज़ोरास्ट्रियंस हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वे छोटे छोटे जो अलग अलग जातियां, जो जिनको कि हम ट्राइबल्स कहते हैं, ट्राइबल्स भी अपने अंदर ही शादी कर लेते हैं। तो हमारी बहुत सारी, आप देखेंगे संविधान में कितनी तरह की ट्राइब्स हैं जो कि SC/ST एक्ट के अंदर कवर होते हैं। और तो ये सब के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि नाम से ही है, यूनिफॉर्म एक बराबर, सिविल सामान्य, और कोड मतलब कानून। तो सभी के ऊपर एक जैसा कानून कैसे बनेगा, इसके बारे में सरकार को बहुत सोचना होगा। परंतु मैं थोड़ा इस विषय के ऊपर, जो इसकी बैकग्राउंड है, वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जैसे कि अब राम मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? राम मंदिर तो काफी टाइम से चला आ रहा था, इसका विवाद शांत ही नहीं हो रहा था। तो हमारी केंद्र सरकार द्वारा जिसको पास किया गया, उसका निर्माण भी शुरू हो गया है, बहुत जल्द उसके दर्शन भी कर सकेंगे।
हाँ तो अच्छा ही है बेसिकली हमारे जी। लिए। तो मतलब अब क्या है कि जब राम मंदिर जन्मभूमि जी। का केस बहुत सालों से चला और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको मालूम है कि जो हमारा संवैधानिक खंड था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें ये इस केस को लाया गया था पर्टेनिंग टू द लैंड ऑफ द राम जन्मभूमि, और उसमें दो जजेस का टाई हो गया था। 2 जजेस उस जमीन अधिग्रहण के पक्ष में थे और 2 जजेस जो थे वे उसके पक्ष में नहीं थे, और उनका ये मानना था कि रामलला मंदिर जो है वह थोड़ा दूरी से बने, जी। जहाँ मस्जिद ढाई गई है, जी। बाबरी मस्जिद, उस स्थान पे ना बने। जी। और उसके भी उन्होंने बहुत सारे कारण दिए थे। परंतु फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब जस्टिस रंजन गोगोई, उनका एक जो फैसला था और उनके निर्णय के ऊपर सब कुछ निर्भर करता था, तो उन्होंने ये फैसला दिया कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो फिर वो जो जजमेंट थी वो 3:2 हो गई। तो मेजॉरिटी किसके पक्ष में हुई? राम मंदिर के निर्माण पे उसी स्थल के ऊपर। तो जैसे कि आपने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना तो अनिवार्य ही है, और फिर हमारे मुस्लिम भाई जो हैं और जो हमारा मुस्लिम समाज बाबरी मस्जिद के गिरने से आहत हुआ था, उनके आगे भी कुछ ज्यादा स्कोप नहीं रह गया। हालांकि वो पहले सोच रहे थे कि हम इसके रिव्यू के लिए, इस निर्णय के रिव्यू के लिए केसेस डालेंगे, परंतु मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता शायद सबने इसको स्वीकार ही कर लिया और वहां राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और वो मुद्दा भी अब समाप्त हो गया। जी। और फिर आपका कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का मुद्दा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? जो 370 हटाई गई है, या जो लगी थी मैम, ये तो मुझसे बेहतर आप जानते हो। हाँ, तो कश्मीर की बेटी उसमें हैं। हाँ जी, तो कश्मीर भी की बेटी होने के नाते भी और भारत की बेटी होने के नाते भी, पंजाब की बहू होने के नाते भी, हाँ, तो मतलब कश्मीर से मेरा बहुत ही ज्यादा आत्मीयता का रिश्ता है। और जैसे मैंने आपको पहले सुना रही थी मैं फिरदौस का शेर, फिरदौस कर रूए ज़मीअस्त, हमीअस्त हमीअस्त हमीअस्त, है ना, वो कश्मीर के फूल, कश्मीर के सुगंधित वातावरण, पहाड़, नदियाँ, चेनाब, झेलम, और वहाँ के पेड़ पौधे, केसर, कश्मीर की खूबसूरत लड़कियाँ, वहाँ के हमारे खूबसूरत बेटे बेटियाँ, और वहाँ के अच्छे लोग, अखरोट, बादाम, और बहुत ही संपन्न कश्मीर का एरिया है। और तो कश्मीर का भी जो एक 370 के विरोध में कई राजनीतिक दल थे, जिसमें कि भारतीय जनसंघ के टाइम से, जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, तभी से एक निशान एक विधान की बात हो रही थी, है ना। और स्पेशल स्टेटस के वहां हटाने से अब क्या हुआ कि जो बीजेपी के मुख्य मुद्दे थे कि कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाना, वो पूरा हो गया। राम मंदिर के निर्माण की जो इनकी मूवमेंट थी, मंदिर निर्माण का एक अभियान था, एक यात्रा थी, वह भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरा उनका कौन सा मुद्दा था? नागरिक संहिता एक जैसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उसको लागू किया जा रहा है, उसके लिए पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं उन्होंने बिल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, चर्चा हो रही है। और अब ये है कि मतलब मेन बात ये है कि राजनीति को अलग रखते हुए भी हर एक देश में एक कानून तो होता है। तो अगर हम कहें कि हमारे पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो वहां तक तो मैं सहमत हूँ। परंतु अभी तक क्या हो रहा था, वी हैड स्पेशल मैरिजेस एक्ट। अगर हिंदू मुसलमान की शादी होती है या किसी मुसलमान लड़की की क्रिश्चियन लड़की के साथ होती है, जिसको कि हम इंटरकास्ट मैरिजेस कहते हैं। आपको गोत्र के बारे में ज्यादा मालूम है। गोत्र में तो ऐसा होता है कि गांव की या एक डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां लड़के आपस में ही शादी नहीं कर सकते, बहन भाई के समान होते हैं। तो जबकि मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं है।
तो और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज को ये अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या है, मेन बात आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस की और जो तलाक की प्रक्रिया है, डिवोर्स की प्रक्रिया है। अब अगर अभी ये क्वेश्चन क्यों इतनी चर्चा में है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी ने एक मीना परिवार की लड़की, राजस्थान की, जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर डिवोर्स केस डाला था। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील लगाई थी कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये मेरे पे लागू नहीं होता। आप समझे? तो अब हिंदू मैरिज एक्ट उन पे लागू नहीं होता। उनके पति कह रहे मेरे पे तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है क्योंकि वो मीना समुदाय से थी। शी इज अ ट्राइबल फ्रॉम द मीना समाज। ऐसे अब हर समाज के लिए तो अलग अलग कानून नहीं होगा और हर धर्म के लिए भी अलग अलग कानून नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी बात है, परंतु ये क्या संभव है? क्योंकि कुरान के अनुसार, हदीस के अनुसार, इस्लाम के अनुसार मुसलमान जो हैं, मुस्लिम फैमिलीज जो हैं, वो 4 शादियां भी कर सकते हैं। उन परिवारों के बच्चों को सभी के बराबर के अधिकार होते हैं। उस सबको उसके ऊपर कैसे चर्चा की जाएगी? और दूसरा ये कि जैसे कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, उन्होंने केंद्र को डायरेक्शन दे दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। अभी सरकार ने पास नहीं करा जैसे कि आप सोच रहे हैं। अभी तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट की माननीय न्यायाधीश, उन्होंने सरकार को ऑर्डर करा है अपने लिखित आदेश के द्वारा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का समय आ गया है। इसमें एक और बात है कि जो आज की हमारी पीढ़ी है, जो हमारा नौजवान और युवतियां हैं, क्योंकि उनके भी जीवन कुछ इस प्रकार से है कि उन्हें बहुत सा समय शहरों में प्रोफेशनल कार्यों से बिताना पड़ता है। तो अब अगर उनकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है तो फिर डाइवोर्स भी उतना ही आसान होना चाहिए। परंतु वह अलग अलग स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, कुरानिक रूल्स, इस्लामिक रूल्स, ज़ोरास्ट्रियन रूल्स, the rules pertaining to Parsis और ट्राइबल रूल्स, तो ये जो अलग अलग धारणा, इसमें मेन महत्व है सामाजिक मुद्दों। और सामाजिक मुद्दों के ऊपर क्या निर्भर हो जाता है? आर्थिक मुद्दे। जब एक महिला की या एक पुरुष की जब आपस में शादी हो जाती है तो उनके संसाधनों के ऊपर, उनकी संपत्ति के ऊपर महिला और पुरुष का दोनों का अधिकार हो जाता है ना? ऐसे जब एक महिला पत्नी बन जाती है तो पति के पूरे संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। तो ये आर्थिक फैक्टर हो गया ना। मैरिज इज अ सोशल बॉन्ड बट इट हैज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। सो नाउ दिस यूनिफॉर्म सिविल एक्ट के द्वारा कुछ धर्मों के ऊपर इसका बहुत प्रभाव जो पड़ेगा वह पॉजिटिव है और अनेक धर्मों को इसको अपनाने में मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज इस अपने जो उनकी विधियां बनी हुई हैं विवाह वगैरह की, उसको छोड़ देंगे। और अगर कानून किसी चीज को जबरदस्ती लागू भी करेगा तो समाज के लिए ये सही नहीं है। फिर एक समन्वय से लागू करना चाहिए। परंतु अभी क्या है, क्योंकि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी ने आदेश दे दिया है तो सरकार उस आदेश को लेकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि अब तो वो आसानी से कह सकते हैं, देखिए ये हमारे पास तो ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का, परंतु जो मेरी जानकारी है उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको ऑब्वियसली कंसिडर भी करेंगी और ये जो चीजें मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं इनका संज्ञान लिया जाएगा और जो हमारी सरकार है उनको इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त जो इंटरकास्ट मैरिजेस से बच्चे होते उनके ऊपर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी राइट्स की बात आ रही है।
जो बेटियां हैं, जब पहले तो ये था कि अगर बेटी की शादी हमारे परिवार से बाहर हो जाती है तो उसको अपने पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, विच वॉज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो परंतु अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सभी को जो पैतृक संपत्ति है उसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो मैम इसको क्या ये कह सकेंगे कि जो ये बिल है, सामान्य नागरिक संहिता का बिल जो है, ये मोस्टली जो प्रभावशाली बन रहा है ये महिलाओं और बच्चों पे ही है? नहीं, महिलाओं और बच्चों पे इसका प्रभाव तो पड़ेगा जी, परंतु हम जो सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें कि मुस्लिम समाज विशेष रूप से, जी, क्योंकि उनके जो सामाजिक प्रणाली आप जानते हो जी, कि वे एक से अधिक विवाह भी कर सकते हैं कुरानिक कानूनों के अनुसार जी, और अपनी पत्नी की अनुमति के अनुसार। जी, उसको माना जाता है कि एक, वैसे तो अब 3 तलाक का मामला जो हुआ, हाँ, आपको याद है, उसमें जी। सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ बिल पास करा। जी। तो 3 तलाक का मामला तो एकदम मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ही लागू था ना। तो परंतु मैं उसमें भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम वर्ग है, क्योंकि मैं कश्मीर से आती हूँ ठीक है। और कश्मीर घाटी में 80% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं और कुरानिक हैं, इस्लामिक हैं, और तो मुझे उस समाज के बारे में काफी मालूम है और मेरे बहुत से मित्र पत्रकारिता में, वे भी मेरे साथी, वे भी इस्लामिक हैं, मुस्लिम हैं। तो मतलब अपनी पत्नी को ऐसे इतनी आसानी से तलाक पैसे भी नहीं देते थे कि उनको अपनी पत्नी को वो कह दें तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था। पहले भी ऐसा नहीं था, परंतु एक सेक्शन था मुस्लिम्स का जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, वही तलाक का, तलाक 3 तलाक का वो अपनी महिलाओं के ऊपर लागू करते थे। तो खैर जो भी है, 3 तलाक का मुद्दा भी अब खत्म हो गया। अगर हम ये माने कि मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करा गया है तो ये तो अच्छी बात है। हमारी बहनों, बेटियों, बच्चियों को तो सामाजिक सशक्तिकरण मिलना चाहिए और मेरे को नहीं लगता कि 3 तलाक कह के कभी भी पत्नी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे भी होते हैं। अच्छा, फिर अब हम अगर देखें कि सामान्य नागरिक संहिता का किसके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो वे तो वास्तविक ये जो कानून है ये सामाजिक कानून है, तो इसके ऊपर हिंदू परिवारों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, इस्लामिक परिवारों के ऊपर, मुस्लिम परिवारों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। पारसी भी अपने अंदर ही कजिन्स के साथ शादी कर लेते हैं, हिंदू धर्म में नहीं होता है। तो ये जो एक अंतर विरोध की परिस्थिति चल रही है, इसको कैसे समझा जाए, इसके क्या उपाय निकल के सामने आते हैं, इन सब विषयों के ऊपर सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी। जहां तक जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बात है, जस्टिस प्रतिभा सिंह ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि सामान्य नागरिक संहिता को सरकार लागू करे। अब वो कैसे करेगी, वे भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, राइट, या फिर ऑर्डिनेंस पास होगा। तो अब ये सब चीजों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे जो लोगों का मानना है कि राजनीतिक बिल है, सामाजिक बिल नहीं राजनीतिक बिल है, तो वो गलत मानना है उनका? आपका क्वेश्चन बहुत प्रोबिंग क्वेश्चन है और इसका इतना आसान आंसर नहीं है। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जनसंघ के समय से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का ये मेन मुद्दा रहा है 370 को हटाना, मंदिर निर्माण करना और नागरिक संहिता को लागू, सामान्य नागरिक संहिता को लागू करना। ये तो उनके मैनिफेस्टो में शुरू से ही है। तो अगर हम इसको राजनीतिक मुद्दा भी कहें तो वो कुछ हद तक ठीक होगा, परंतु उसके आड़ में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का जो जस्टिस प्रतिभा सिंह का फैसला है उसको स्टेपिंग स्टोन लेकर आगे बढ़ने का निर्णय किया है। धन्यवाद। तो ये थी हमारी नीलम जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे हमने जाना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि गहराई के बारे में क्या है और ये क्यों लागू किया जा रहा है, किसके हित में है। तो इसी तरह की जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज। नमस्कार।